हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस अपोलो टायर्स लिमिटेड। ये केस 449 ITR पेज नंबर 398 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर केरला हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 23 सितंबर 2021 को आया। ये केस सेक्शन 144C पे है। इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। इस केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने ट्रांसफर प्राइसिंग के मैटर पर जो इशू था वो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को रेफर किया। ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने कुछ एडजस्टमेंट्स प्रपोज करी और असेसी को ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर सेक्शन 144C के अंदर भेजा गया। असेसी ने उसके ऑब्जेक्शंस रेज करे। ऑब्जेक्शंस रेज करने के बाद असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया, जिसके अगेंस्ट असेसी जो है वो अपील में गया। जब ये मैटर ITAT के पास अपील में था तो उस वक्त ITAT ने ये मैटर रिवर्ट बैक करके असेसिंग ऑफिसर के पास दोबारा भेज दिया कि आप इस मैटर पे दोबारा कार्रवाई करें। अब प्रश्न यह आता है कि जब ITAT ने मैटर को इनकम टैक्स ऑफिसर के पास रिवर्ट बैक कर दिया है ट्रांसफर प्राइसिंग के केस के अंदर, जिसके अंदर कानून के अंदर ये एक प्रोसीजर है कि फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास करने से पहले ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर असेसी को दिया जाएगा। तो जब ये ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर पास किया असेसिंग ऑफिसर साहब ने, तो उस वक्त तो उन्होंने एओ ने ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर असेसी को दिया। लेकिन जब यह मैटर रिमांड बैक होकर के आया तो सेकंड टाइम असेसिंग ऑफिसर ने बिना ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर असेसी को दिए हुए फाइनल असेसमेंट ऑर्डर जो है वो पास कर दिया। मैटर जब ये ITAT के पास गया और उसके बाद जब ये फाइनली ये मैटर हाई कोर्ट में गया तो मेन इशू ये इन्वॉल्व था, असेसी का ये कहना था कि ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर इशू करना इस केस के अंदर सेक्शन 144C की प्री रिक्विजिट है। यदि ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास करने से पहले इशू नहीं किया जाता तो जो असेसमेंट है वो नल एंड वाइड होगी। लेकिन डिपार्टमेंट का ये कहना था कि साहब, जब हमने ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर पास किया तो उस वक्त तो हमने ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर इशू किया था, लेकिन जब ये मैटर रिमांड बैक होकर के आया तो उस वक्त ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पास करने की जरूरत नहीं थी। तो हाईकोर्ट के पास जो इस केस में इशू इन्वॉल्व था वो बहुत एक लिमिटेड इशू था, जिसके ऊपर असेसी जो है वो कंटेस्ट कर रहा था। असेसी का ये कहना था कि जब ये मैटर रिमांड बैक हुआ है और रिमांड बैक होने के बाद असेसिंग ऑफिसर ने फिर दोबारा जो है वो ट्रांसफर प्राइसिंग की एडजस्टमेंट्स को अपने असेसमेंट ऑर्डर में लिया है, तो फिर दोबारा असेसिंग ऑफिसर को सेक्शन 144C के अंदर असेसी को ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर देना चाहिए था। फिर असेसी उनके ऑब्जेक्शंस रेज करता और फिर वो उसी तरीके से सारा प्रोसीजर होता। तो इस केस में केरला हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर को इशू करने की रिक्वायरमेंट है वो दोनों केसेस में है। जब ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर पास किए तब तो है ही है, और यदि वो मैटर रिमांड बैक होकर के असेसिंग ऑफिसर के पास आया है और वो रिमांड जो मैटर है वो ट्रांसफर प्राइसिंग को लेकर के है और फिर दोबारा असेसिंग ऑफिसर जो है वो ट्रांसफर प्राइसिंग की एडजस्टमेंट को प्रपोज करता है, तो असेसिंग ऑफिसर को फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास करने से पहले ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर जो है वो देना चाहिए था। फ्रेंड्स, इस केस से एक बार फिर दोबारा ये बात निकल के आती है कि चाहे वो कोई भी कानून हो, चाहे वो क्रिमिनल लॉ हो, चाहे वो सिविल लॉ हो, चाहे वो सिविल में फिस्कल लॉज हो या वो प्रॉपर्टी के मैटर्स हो, लॉ के अंदर प्रोसीजर्स का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। यदि वो उन प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया जाता तो जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ये कहा जा सकता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है और इन कॉन्सिक्वेंस जो उसके ऑर्डर्स
इशू होते हैं उन ऑर्डर्स की भी कानून की नजर में कोई भी वैल्यू नहीं होती। तो इस केस में केरला हाईकोर्ट ने यह कहा कि जो रिवाइज्ड, जो सेकंड टाइम असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया है, उस वक्त भी असेसमेंट ऑर्डर पास करने से पहले ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर जो है वो इशू किया जाना चाहिए था। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस अपोलो टायर्स लिमिटेड, और यह केस 449 ITR पेज नंबर 398 पे रिपोर्ट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स।